तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा और प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के रिलेशन को पढ़ा था। और ये जो रिलेशन था वो फिजिकल टर्म में था, मतलब यहां पे मनी के टर्म में कोई बात नहीं हो रही थी, प्राइस नहीं कंसिडर किया जा रहा था। आउटपुट को भी आप नंबर्स में ले रहे थे, क्वांटिटी में ले रहे थे, और इनपुट को भी आप क्वांटिटी में ही ले रहे थे, एक लेबर दो लेबर। ठीक है। अब जब आप बोलते हो कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होता है? ये जो इनपुट के लिए आप प्राइस पे करते हो वो आपके लिए बन जाती है कॉस्ट। सिंपल जो हम लोग की अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट का यूज करता है, तो इनपुट को एक्वायर करने के लिए जो ये पैसा पे कर रहा है, जो ये प्राइस पे कर रहा है, वो हमारी बनती है कॉस्ट। अब पढ़ते हैं जरा इकोनॉमिक्स में प्रॉपर कॉस्ट के मतलब क्या होता है। तो जब हम बोलते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड by a producer on factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity. तो प्रॉपर जो हमारी कॉस्ट की डेफिनेशन है वो क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कोई कमोडिटी की एक गिवन आउटपुट की 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, एक पर्टिकुलर गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी पैसा खर्चा कर रहा है। अब एक चीज ध्यान दो कि यहां पे दो चीजें यूज की गई हैं, एक फैक्टर वर्ड यूज किया गया है, एक नॉन फैक्टर इनपुट। तो सबसे पहले समझो कि फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं। फैक्टर इनपुट जब आप बोलते हो तो इसमें आ जाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से हो जाते हैं? लाइक रॉ मटेरियल, ये हमारे हो जाते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो इन पे जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो सब हमारा बनता है कॉस्ट। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, जब हम इनपुट्स की बात करते हैं तो ये इनपुट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं और कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जिनको हम बाहर मार्केट से परचेज करते हैं। तो जो आपके अपने इनपुट्स हैं, जो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं, उन पे आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो। तो कॉस्ट को हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहां पे जब हम कॉस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट का हमारे मतलब बन रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट दो कॉस्ट को मिला के बनती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि जो इनपुट आप मार्केट से परचेज कर रहे हो, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है मनी एक्सपेंडिचर incurred on inputs purchased from market। जो भी इनपुट आपने मार्केट से परचेज किए या हायर किए, उस पे जो आपने पैसा खर्चा किया है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। याद रखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट भी होती है, क्योंकि यहां पे हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? ये सेल्फ ओन्ड इनपुट्स भी होते हैं। भाई जो हमारे इनपुट्स हैं, कुछ हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं और कुछ इनपुट हमारे सेल्फ ओन्ड हैं। तो इंप्लिसिट कॉस्ट जब आप बोल रहे हो तो इंप्लिसिट कॉस्ट, तो अब सेल्फ ओन्ड इनपुट पे आप कोई पैसा तो खर्चा करोगे नहीं। लाइक हमने सोचा कि हमें
अपनी एक फैक्ट्री का सेटअप करना है, हमारी अपनी एक खुद की जमीन थी, तो उस पे हमने पूरा बिल्डिंग का सेटअप किया, हमने क्या कहते हैं मशीन बाहर से खरीदी, लेबर हायर किए। तो अब देखो यहाँ पे लेबर बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, आप मशीन खरीद रहे हो, लेकिन लैंड तो आपकी अपनी है, वो जो जमीन है वो आपकी अपनी है, उस पर कोई आपने पैसा नहीं खर्चा किया, उसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं करी, बिल्डिंग आपने बनवाई, उस पर पैसा खर्चा किया, तो जो आपने बिल्डिंग बनवाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो मशीन परचेज करी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो लेबर हायर किए एक्सप्लिसिट कॉस्ट, लेकिन जो अपनी खुद की लैंड आपने यूज करी उसका आपने किसी को पेमेंट नहीं दिया, तो उसका आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हो, जिसे इंप्यूटेड वैल्यू भी कहते हैं। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट, जो इनपुट हम खुद ओन करते हैं उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हमने जैसा कि बोला कि हमारे जो इनपुट है उसको जब आप मनी के टर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो आपकी कॉस्ट बन जाती है। अब इनपुट दो तरीके के होते हैं, कुछ आपके अपने होते हैं और कुछ आप बाहर से खरीदते हो। तो जो आप बाहर से खरीद रहे हो उस पर आप पैसा पे कर रहे हो, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन गई। जो खुद के इनपुट है उन पे आप कोई पेमेंट कर नहीं रहे हो, उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लोगे जो कि इंप्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी। तो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट। इकोनॉमिक्स में जब आप कॉस्ट वर्ड यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट। ठीक है, अब देखो जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है कि एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या पढ़ा था कि लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, मतलब सारे इनपुट चेंज हो सकते हैं। और शॉर्ट रन में हम लोग ने क्या पढ़ा है, सम इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। अब यहां पे पहली चीज सबसे पहले याद रखो कि लॉन्ग रन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग रन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ डिटेल में पढ़ेंगे शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में हम लोग कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखो कि शॉर्ट रन में जो आपके इनपुट्स हैं दो कैटेगरी में डिवाइड हो जा रहे हैं, फिक्स इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट्स। तो फिक्स इनपुट पे भी आप पैसा खर्चा करोगे, वेरिएबल इनपुट पे भी आप पैसा खर्चा करोगे। तो जो पैसा आप फिक्स इनपुट पे खर्चा करोगे वो आपकी कहलाएगी फिक्स कॉस्ट, और जो पैसा आप वेरिएबल इनपुट पे खर्चा करोगे वो आपकी कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन में हमारी जो कॉस्ट होगी वो फिक्स और वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इनपुट्स होते हैं शॉर्ट रन में वो कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स इनपुट पे जो पैसा खर्चा होगा वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगी, और वेरिएबल इनपुट पे जो पैसा खर्चा होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अगर हम एग्जांपल दें फिक्स कॉस्ट के, तो आप जो रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, वो हर महीने चेंज नहीं होना है। आपने मशीन जो खरीद ली है वो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है। जो आपका परमानेंट स्टाफ है, ठीक है, परमानेंट स्टाफ क्या होगा, काम करवाओ ना करवाओ आप उनको पेमेंट करोगे, वो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। टेम्पररी जो स्टाफ होता है, ठीक है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। भाई फैक्ट्री में एक्स्ट्रा काम आ गया, 2 महीने का काम है, उन्होंने कुछ लेबर को हायर कर लिया कि आओ भैया 2 महीना काम कर लो, 2 महीने बाद काम वो खत्म, जाओ तुम्हारी छुट्टी, वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, टेम्पररी स्टाफ। सेम अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखो कायदे से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर हम पूरे घर में ताला लगा दें, मीटर लगाए, एक लाइट नहीं ऑन है, एक फैन नहीं ऑन है, तो जीरो बिल आना चाहिए, बट जीरो बिल नहीं आता है, एक मिनिमम अमाउंट आता है। तो कहने का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो कुछ पॉइंट तक फिक्स होता है, उसके ऊपर वेरिएबल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल, कि थोड़ा सा फिक्स होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मिनिमम है, आप बिजली यूज करो चाहे ना करो, इलेक्ट्रिसिटी आप पावर अपना कट कर दो, ठीक है, वहां से बंद कर दो मेन स्विच, घर में ताला लगाओ, 2 महीने के लिए जाओ, तब भी हर महीने मिनिमम अमाउंट आएगा। जब आप यूज करते हो
तो उसके ऊपर जैसा यूसेज होगा वैसे एक्स्ट्रा बिल आएगा। तो ये वाला पार्ट उसका फिक्स होता है और ये वाला पार्ट वेरिएबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल। बट यहाँ पे हम लोग सेमी वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे नहीं, हमारे लिए या तो फिक्स होगा या तो वेरिएबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को किस में मान के चलेंगे, वेरिएबल में मान के चलेंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल और वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब देखो, हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है टोटल फिक्स कॉस्ट। कैसे डिफाइन करोगे? टोटल फिक्स कॉस्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड इनपुट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। जितने भी आपके फिक्स फैक्टर्स हैं उन पे जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो वो आपकी कहलाती है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट के बारे में, क्योंकि फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट भी हमारी चेंज नहीं होती है, तो याद रखना टीएफसी इज कांस्टेंट। क्यों? आपने एक जगह रेंट पे ले ली, महीने का आपको रेंट देना है 20,000। अब आप काम करो चाहे ना करो आपको 20,000 पे करना है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका काम थोड़ा बेटर हुआ तो मकान मालिक कहेगा भैया किराया ज्यादा दो, ऐसा नहीं होता है। रेंट फिक्स है, वो पूरे साल फिक्स रहेगा। अब वो अगले साल सीधे चेंज होगा जो कि उनका आपस में एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये वो पैसा है जो आपने फिक्स फैक्टर्स पे खर्चा किया है और फिक्स फैक्टर्स आपके शॉर्ट रन में चेंज होते नहीं है, इसलिए फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती है। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज याद रखना, टीएफसी एग्जिस्ट इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट को जीरो भी कर दोगे तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगी। जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया कि आपने जगह रेंट पे ले ली, अब आप ना काम करो, 2 महीने काम बंद कर दो, आउटपुट आपका जीरो है, फिर भी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आपको तो रेंट देना ही पड़ेगा। तो टीएफसी एग्जिस्ट इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। देखो, ये वो कॉस्ट है जो काम स्टार्ट करने से पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये वो एक्सपेंडिचर जो काम स्टार्ट करने से पहले आप इनकर करोगे। पहले जगह ले लोगे, मशीन ले लोगे, उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे अपना। ठीक है, तो अगर हम इसमें डेटा लें तो Q फॉर आउटपुट, आउटपुट 0 1 2 3 4 5। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर 10 है तो 0 पे भी 10 रहेगा, आउटपुट बढ़ाओगे तो भी 10 रहेगा, चाहे आप जितना भी आउटपुट बढ़ा लो ये 10 ही रहेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा हमारा सेम चलेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा और हर बार सेम रहेगा। ये टीएफसी के बारे में हमें याद रखना। टीएफसी की क्या डेफिनेशन है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स इनपुट। टीएफसी के बारे में क्या याद रखना? टीएफसी इज कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज फिक्स इनपुट डज नॉट चेंज। ठीक है, जो हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, इसलिए उस पर जो पैसा खर्चा किया है वो भी चेंज नहीं होगा। ना ये इनको आप बढ़ा सकते हो ना आप इनको कम कर सकते हो। जब ना बढ़ाओगे ना कम करोगे तो उस पर जो पैसा खर्चा किया वो भी चेंज नहीं होगा। अब अगर हम इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना चाहें तो देखो जरा, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट शो कर रहे हो, वाई एक्सिस पे आप कॉस्ट शो कर रहे हो। कॉस्ट या आप टीएफसी लिख दो, सिंपल रहता है, कॉस्ट लिख दो, और जो उसका यूनिट है रुपये लिख दो। आपने कहा टीएफसी आपका 10 है तो हर बार टीएफसी आपका 10 रहेगा। अब चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो तो आपका टीएफसी कर्व ऐसा बनेगा, टीएफसी। आप चाहे आउटपुट 1 लो, चाहे आउटपुट 2 लो, चाहे आउटपुट 3 लो या आउटपुट 4 लो, 1 2 3 4, आप कुछ भी आउटपुट कर लो, आप कुछ भी आउटपुट कर लो, टीएफसी 10 है तो 10 ही रहेगा। 0 पे भी 10 है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। सॉरी, टीएफसी आपका चेंज नहीं होगा।
तो ये है हमारा टीएफसी कर्व। तो शेप कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीज याद रखना टीएफसी के बारे में, टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी के अदर नेम्स भी होते हैं। टीएफसी को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। या सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है, ओवरहेड कॉस्ट भी इनको बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल फिक्स कॉस्ट। उसकी डेफिनेशन, ये आपने स्केड्यूल ले लिया टीएफसी का, ये टीएफसी का आपका कर्व हो गया, ठीक है, और टीएफसी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो अब अगला जो है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन पे जो आप पैसा खर्चा करते हो वो कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो ये वेरिएबल फैक्टर हैं, ठीक है, ये आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। हम लोग ने पढ़ा है अगर हम आउटपुट को जीरो कर देंगे तो वेरिएबल इनपुट भी जीरो हो जाएगा। याद है प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, क्योंकि वो वेरिएबल इनपुट है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहोगे तो आप जो है मटेरियल पे पैसा खर्चा नहीं करोगे, ठीक है, आप मटेरियल पे पैसा खर्चा नहीं करोगे, आपका मटेरियल पे पैसा कितना खर्चा होगा, जीरो। तो टीवीसी के बारे में पहले याद रखना, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज जीरो। दूसरी चीज, इट चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट। इसका क्या मतलब है, अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाओगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे से आप आउटपुट बढ़ाते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। जीरो से स्टार्ट होगा और आउटपुट के बढ़ाने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन अब एक चीज, कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हमने बोला कि इट चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट, कि अगर हम आउटपुट को बढ़ाएंगे तो टीवीसी हमारा इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, but eventually increases at increasing rate। ये याद रखना है। हमने बोला कि आउटपुट के बढ़ाने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो कैसे इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट, तो इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, बट इवेंचुअली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, और बाद में इंक्रीजिंग रेट। मतलब पहले धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ेगी फिर तेजी से कॉस्ट बढ़ेगी। तो टीवीसी के बारे में क्या याद रखना है कि आउटपुट के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा फिर इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। अब ये डिक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो अगर हम इसको पहले स्केड्यूल में दिखाएं तो देखो आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6
जहां तक जाना चाहे जा सकते हैं हम लोग। और टीवीसी 0 पे तो 0 होगा, ठीक है। फिर 1 पे आपने जब 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो टीवीसी कितना था 10। अब देखो डेटा जो लेना ना, डेटा में पैटर्न है, पैटर्न समझो। एक सिंपल सा डेटा आप याद रख लो, पहला नंबर आपने लिखा 10, तो टीवीसी में पहले क्या है, डिक्रीजिंग रेट, और फिर धीरे से क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग रेट। ये जो रेट होता है, रेट का मतलब है कि इसमें नंबर जो ऐड हो रहा है, बात समझो। जब हम यहां बोले ना डिक्रीजिंग रेट, रेट का मतलब है जब हम दो आउटपुट पे आएंगे, जब हम सेकेंड आउटपुट पे आएंगे तो हमारा टीवीसी की एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि अगर हम आउटपुट 1 से 2 कर रहे हैं तो हमारा टीवीसी हो गया 18। बात समझो, अगर हम अपना आउटपुट 1 से 2 कर रहे हैं तो हमारा टीवीसी हो गया 18। तो रेट रिप्रेजेंट करता है कि कितना नंबर आप ऐड कर रहे हो। रेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना नंबर ऐड कर रहे हो, रेट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि पिछली बार से कम नंबर ऐड करो, और इंक्रीजिंग रेट का मतलब है पिछली बार से ज्यादा नंबर ऐड करो। अब जैसे कि आप देखो कि जब 0 से 10 आए तो हमने क्या नंबर ऐड किया, 10, और जब 10 से 18 आए तो हमने क्या नंबर ऐड किया, 8। तो पिछली बार से कम नंबर ऐड किया, डिक्रीजिंग रेट। तो डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि टोटल में जो नंबर ऐड हो रहा है पहले से कम होगा। हमेशा याद रखो ये जो रेट है ना, डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, ये हमेशा टोटल के साथ चलता है। टोटल प्रोडक्ट में भी था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी आया, तो कहीं भी टोटल होगा। उससे पहले टोटल यूटिलिटी में भी ये चीज आ चुकी है, और आगे टोटल रेवेन्यू में भी ये चीज आएगी। तो जितने भी टोटल होते हैं वो जब इंक्रीज होते हैं तो उस इंक्रीज में एक इंक्रीजिंग रेट होता है, एक डिक्रीजिंग रेट होता है। मतलब ये इंक्रीज तो हो रहे हैं, याद रखना, ये इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन रेट तो हर बार नंबर बड़ा होता चला जाएगा, मतलब ये इंक्रीज हो रहे हैं। 10 से 18 आया, अगला नंबर और बढ़ा, अगला नंबर और बढ़ा, तो इंक्रीज तो हो रहा है। ये रेट किसको रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें जो नंबर ऐड हुआ है बढ़ाने के लिए वो पहले से कम होना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग रेट है। तो देखो जरा, अगला नंबर हमने लिख दिया यहां पे 24, तो देखो सिर्फ कितना ऐड हुआ, 6। अगला नंबर हमने लिख दिया 28, सिर्फ कितना ऐड हुआ, 4। ये चीज समझ में आ रहा है? ये डेटा लेने का एक पैटर्न है, वो अगर आप समझ गए तो आप हमेशा आराम से डेटा ले लोगे। आपने पहला 0 से स्टार्ट किया, पहला नंबर 10 लिया, तो मतलब 0 में आपने 10 ऐड किया, तो अगला नंबर छोटा ऐड करो। अब तुम 9 ना ऐड करना, ऐसा नंबर लो कि आप 2-2 से कम करो, 3-3 से कम करो, और फिर एकदम से बढ़ा दो। फिर देखो ये हुआ। अच्छा, अब अगर हम देखें तो 10, 8, 6, 4 डिक्रीजिंग रेट चल रहा है। अब अगर हम इंक्रीजिंग रेट लाना चाहें, अब देखो अगला नंबर हमें ऐड करना है, हमने दोबारा से रिपीट कर दिया 4, तो 28 + 4 32। रिपीट करने का मतलब है अब हम चेंज करने वाले मोड। रिपीट करने का मतलब है हम मोड चेंज करेंगे। आप डायरेक्ट चेंज कर देते, हमने रिपीट करा दिया। फिर हो गया ये 38, तो हमने कितना ऐड किया, 6। फिर ये हो गया 46, हमने कितना ऐड किया, 8। तो अब यहां पे आप ध्यान दो, ये यहां से यहां तक चल रहा है डिक्रीजिंग रेट, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और यहां से फिर आप देखो तो क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग रेट, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले 10 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर दोबारा 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। मतलब नंबर बढ़ाने से पहले एक सेम रख दो और फिर बढ़ाते चले जाओ। तो आप जब टीवीसी का डेटा बना रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसे आपको याद होना चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कैसे एक पैटर्न बनाना है। बस आप चाहो 3 से लेके चल सकते हो, लाइक हमने 10, 8, 6, 4 किया था, आप 12, 9, 6 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो टीवीसी है वो ऐसा बना है, ये हमारा डेटा है, उसे हटा दिया हमने, ये डेटा हमारा टीवीसी का, ठीक है। वो हमने नंबर लिखे थे आपको बताने के लिए। ये आ गया टीवीसी, जिसमें हमारा कुछ पॉइंट तक क्या है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और फिर क्या है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अब इसको ग्राफ में शो करते हैं।
ओरिजिन, y एक्सिस कॉस्ट, x एक्सिस आउटपुट। जीरो पे जीरो है, विच मीन ये यहां से स्टार्ट होगा एकदम ओरिजिन से। पहले डिक्रीजिंग रेट है तो पहले ऐसे जाएगा और फिर जब इंक्रीजिंग रेट है तो ऐसे आएगा। ये हमारा होता है टीवीसी। ये क्या बन गया? टीवीसी। इसे इन्वर्टेड एस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहले डिक्रीजिंग रेट जा रहा है और फिर इंक्रीजिंग रेट आ रहा है, तो यहां तक ये कहलाएगा इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और इसके बाद से ये कहलाएगा इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ा रहे हो टीवीसी आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो ये हमारा टीवीसी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये शेप या ये जो पैटर्न आप बता रहे हो ऐसा क्यों होता है, क्यों पहले डिक्रीजिंग रेट होता है फिर इंक्रीजिंग रेट होता है? इसका रीजन क्या है पहले डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होने का? तो उसका एक सिंपल सा रीजन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई, तो सिंपल सा रीजन है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सिंपल। प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, बस वही इसका आंसर है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो वो लॉ में अगर आप याद हो, जब लॉ में क्या होता है, जो आउटपुट होता है हमारा, है ना, टोटल प्रोडक्ट टीपी, पहले स्टेज में टीपी का क्या होता है? इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले आउटपुट तेजी से बढ़ता है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में एफिशिएंसी बढ़ती है। रीजन भी अगर याद हो तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो जब हमारे फैक्टर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो वहां पे जो हमारा टीवीसी होगा ये इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट, कि कम कॉस्ट पे हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बाद के लेटर ऑन हमारा जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज होने लगता है डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब हमारे जो इनपुट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। क्यों? वो ऑप्टिमम रेशियो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो फिर उस स्टेज पे क्या होगा, अब यहां से हमारी टीवीसी जो होगी वो इंक्रीज करने लगेगी एट इंक्रीजिंग रेट। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो इसका रीजन क्या है? वो रीजन ये है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हम लोग ने पढ़ा है जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी बढ़ती है, इस वजह से टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज तो करेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। मतलब हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब एफिशिएंसी कम हो रही है, तो यहां पे टीवीसी हमारा इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे। तो ये पूरा हो गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। वर्टिकल समेशन होता है ये, ठीक है। वर्टिकल समेशन होता है इन दोनों का, इन दोनों को ऐड करके बनता है हमारा टीसी। अब टीसी के बारे में याद रखो, एट जीरो आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। रीजन सिंपल है, हमने बोला टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी का सम, और जब हम आउटपुट को जीरो कर देते हैं तो टीवीसी जीरो हो जाएगा। तो टीवीसी अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब टीसी और टीएफसी दोनों क्या हो गए? सेम हो जाएंगे। तो जीरो आउटपुट पे टीसी जो है किसके बराबर होगा? टीएफसी के बराबर होगा। टीसी होता क्या है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन, ठीक है, फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो जो भी टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसर इनकर कर रहा है फिक्स और वेरिएबल दोनों पे, वो उसकी बनती है टोटल कॉस्ट।
तो ये हो गया। अच्छा, अब टीसी का अगर आप डेटा देखो तो देखो Q 0 1 2 3 4 5 6, TFC एक बार 10 है तो हर बार 10 होगा, टीवीसी अभी हम लोग ने लिया कि 0 पे 0 है, उसके बाद पहला नंबर याद रखो 10 ऐड किया, 0 में 10 ऐड किया 10, अब 8 ऐड कर दिया तो 18 हो गया, फिर 18 में 6 ऐड कर दिया तो 24, 4 ऐड किया तो 28, 4 ऐड किया तो 32 और फिर 6 ऐड कर दिया तो 38, ये बन गया टीवीसी। अब आएगा टीसी, इन दोनों को ऐड करके तो 10 प्लस 0 10, तो ये चीज हमने बोली थी कि 0 पे देखो सेम हो जाएंगे दोनों, फिर 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34 38, ये 42 और ये 48। अब यहां पे ये याद रखना कि 0 आउटपुट पे अगर आप देखो तो ये टीएफसी है और ये टीसी है, दोनों सेम है, लेकिन आउटपुट के इंक्रीज होने से टीसी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें पहली चीज याद रखना, ठीक है, टीसी कर्व इज पैरेलल टू टीवीसी कर्व। इन दोनों के ग्राफ जो बनाओगे वो पैरेलल चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है, टीसी माइनस टीवीसी का जो डिफरेंस है वो क्या है? टीएफसी है, और टीएफसी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट चलेगा। लाइक अगर आप देखो 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 18 10, तो इनके जो डिफरेंस है वो हर बार सेम आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे? पैरेलल चलेंगे। तो अगर हम ग्राफ बनाएं कंबाइन करके तीनों का, y एक्सिस पे कॉस्ट, x एक्सिस पे आउटपुट, तो हमारा जो टीएफसी बनेगा वो ये पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। टीसी हमने बनाया यहां से पहले डिक्रीजिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट, ये टीवीसी हमारा बना, ठीक है। देखो डेटा है, डेटा के साथ आप प्लॉट कर सकते हो, बट जब कभी भी ग्राफ बनाने को बोला जाए तो अपने मन से डेटा लेके ना बनाओ जब तक ये स्पेसिफाई ना कर दे कि डेटा लेके ग्राफ बनाना है। अब टीसी, टीसी यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 लेवल पे टीएफसी और टीसी बराबर होते हैं, और वो टीवीसी के पैरेलल चलेगा, मतलब उसका जो शेप आएगा पूरा टीवीसी वाला ही आएगा ऐसे, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो टीसी टीवीसी के पैरेलल चल रहा है, मतलब इसका शेप बिल्कुल टीवीसी के जैसा आएगा। रीजन भी है कि भाई टीसी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो टीवीसी की वजह से तो चेंजेस आ रहे हैं। तो टीवीसी में जब डिक्रीजिंग रेट होगा तो टीसी भी डिक्रीजिंग रेट पे होगा, जब इसमें इंक्रीजिंग रेट होगा तो उसमें भी इंक्रीजिंग रेट होगा। यहां आप देखो ना, ये टीसी जो 10 से 20 हुआ या 20 से 28 हुआ, वो बिकॉज ऑफ टीवीसी हो रहा है, क्योंकि ये तो हर बार सेम ही है, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज कॉस्ट पे आएंगे।